Hello students, today we will discuss chemistry of separation of neptunium, plutonium, americium from uranium. आपको पता है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, नेपच्यूनियम एटॉमिक नंबर 93, प्लूटोनियम 94, अमेरिशियम 95। इन तीनों एलिमेंट्स को नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम को हम यूरेनियम से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो यूरेनियम है वो अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट अमाउंट में होता है। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप क्या होता है? सेम एलिमेंट के होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234। और इनका जो अबंडेंस अर्थ क्रस्ट में वो कितना है? यूरेनियम 238 सबसे ज़्यादा है, 99.2%। जो आपका 238 कितना है? 99.2%। 235 है 0.7%। 234 है 0.005%। ये सबसे कम है। लेकिन सबसे स्टेबल आइसोटोप होता है 235। लेकिन सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है आइसोटोप 238 यूरेनियम का। अब यूरेनियम से हम नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। देखिए, ये यूरेनियम का आइसोटोप ले लिया आपने 235। इस पर आपने डाल दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसका मास क्या है? प्रोटॉन के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है, प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो आपने किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा दी तो उसका एटॉमिक मास बढ़ता है। 235 से 236 हो गया। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। यूरेनियम एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करता है। एटॉमिक नंबर कम या ज़्यादा होने से वो क्या होता है? एलिमेंट दूसरा स्पीसीज बन जाती है। एटॉमिक नंबर चेंज होने से, एटॉमिक मास चेंज होने से क्या होता है? वो आइसोटोप होता है उस स्पीशीज़ का। तो आपने यूरेनियम जो 235 है उस पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा दिया, यूरेनियम 236 बन गया। फिर एक और न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया, यूरेनियम 237 बन गया। अब जो ये जो स्पीशीज़ है इसमें क्या होगा? एक न्यूट्रॉन बीटा पार्टिकल इमिट करके प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो? देखो, न्यूट्रॉन क्या है? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन से हमें बनाना है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। तो न्यूट्रल से कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बनेगी तो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज भी जनरेट होगी। वो क्या होंगे? बीटा पार्टिकल्स। तो न्यूट्रॉन से जब हम प्रोटॉन बनाएंगे तो बीटा पार्टिकल्स इमिट होंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे हमने बीटा पार्टिकल इमिट कर दिए। तो जो मास नंबर है, मास नंबर सेम रहेगा क्योंकि जो न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है उसका मास ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है। मैंने बताया प्रोटॉन का थोड़ा सा कम होता है न्यूट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कम होता है इन दोनों के कंपैरिजन में मास। तो इसलिए मास में कोई चेंज नहीं आएगा। जो मास नंबर है वो सेम रहेगा, यानी कि 237 से 237 ही रहेगा। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है तो एटॉमिक नंबर 92 से 93 में चेंज हो जाएगा। और 93 क्या होता है? नेपच्यूनियम। तो आपने यूरेनियम से नेपच्यूनियम बना दिया। अब दूसरा सिचुएशन क्या है जिसमें हम प्लूटोनियम बनाएंगे? उसके लिए हम क्या लेंगे? यूरेनियम 238 आइसोटोप लेंगे। एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे, एटॉमिक मास बढ़ जाएगा, 238 से 239 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? बीटा पार्टिकल इमिट करेंगे। बीटा पार्टिकल कब इमिट होगा? जब आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, यानी कि 92 से 93, यानी कि एलिमेंट भी बदल गया। यूरेनियम से क्या बन गया? नेपच्यूनियम। तो आपका ये आइसोटोप क्या बना है? नेपच्यूनियम 293। फिर इसमें से एक और बीटा पार्टिकल आप निकाल दोगे तो जो एटॉमिक नंबर है 93 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 94, यानी कि प्लूटोनियम बन गया। मास नंबर वही रहेगा। इन द सेम वे जो ये वाला आइसोटोप बना है प्लूटोनियम 239, इसे हम अमेरिशियम बनाएंगे। कैसे? न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट, मास नंबर 239 से 234 हो जाएगा। फिर एक और न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट, मास नंबर 241 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? हम बीटा पार्टिकल इमिट कर देंगे तो एटॉमिक नंबर 94 से 95, और 95 क्या होता है? अमेरिशियम। इस तरह से हमने यूरेनियम से क्या बना दिया है? नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमेरिशियम बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्टर में कि सिर्फ आपका यही 4 स्पीसीज़ हों। ये क्यों? क्योंकि ये बचा होगा, इसको हम रिसाइकिल करेंगे जो यूरेनियम होगा। इसके साथ साथ और बहुत सारे फ्यूजन प्रोडक्ट बनेंगे, एल्कलीन अर्थ मेटल्स बनेंगी, आयोडीन, सीजियम, फ्रेंशियम, जिनोन, ये सब साथ में बनेंगे। तो हमें लैंथेनाइड्स भी बनेंगे। अब प्रॉब्लम ये है, जब इतनी सारी स्पीसीज़ बन गई हैं तो हमें उनको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस है। और दूसरा जो ये यूरेनियम है जिसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये डाइऑक्साइड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में रोड्स की फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे। जितना यूज़ करना होगा यूज़ हो जाएगा।
हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, लेकिन हम ज़रूरी नहीं कि सारा कंज्यूम करें। तो हमें क्या है, जो बचा हुआ है उसको रिसाइकल करना है। तो वो सारा प्रोसेस हम देखेंगे कि यूरेनियम को कैसे रिसाइकल करेंगे और इन सबको कैसे सेपरेट आउट करेंगे। ये है प्यूरेक्स मेथड, जिससे हम सेपरेट आउट करेंगे नेपच्यूनियम अमेरिशियम को यूरेनियम से। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर रिएक्टर से रोड निकली हैं, जिसके जो न्यूक्लियर रोड्स हैं और जिनके पास क्या है प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उन सब को क्या करेंगे हम कोल्ड वाटर टैंक में डिज़ोल्व कर देंगे 100 डेज़ के लिए। उससे क्या होगा, जो भी आइसोटोप्स बनी है जिनकी हाफ लाइफ 100 डेज से कम है, वो ऑलमोस्ट सारे कंज्यूम हो जाएं और आपके मतलब स्टेबल हो जाए जो आपका सिस्टम है। क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ट्रीट करना हमारी हेल्थ के लिए हैजार्डस हो सकता है, यानी कि डेंजरस हो सकता है। तो जो भी स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, जिसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी आप उसको कोल्ड वाटर में रखेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो कोल्ड वाटर से ट्रीट करने के बाद हम नाइट्रिक एसिड से यूज़ करेंगे। नाइट्रिक एसिड क्या है, कंसनट्रेटेड है, तो उसको डाइल्यूट बनाना है 7 मोलर तक। 7 मोलर तक हम वाटर ऐड करेंगे। तो एक सोल्यूशन बना लेंगे, उसके अंदर हम जो भी हमारे आया था प्रोडक्ट, न्यूक्लियर रोड्स, फ्यूल्स, जो भी था सब कुछ, उन सबको मिक्सअप कर देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन में क्या होंगे, यूरेनाइल आयन। मैंने आपको बताया भी था कि जब आप यूरेनियम ऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व करोगे तो उससे क्या बनता है, यूरेनाइल आयन। ये हम कर चुके हैं। तो आपको मिलेंगे यूरेनियम की वजह से यूरेनाइल आयन, प्लूटोनियम जो बनाया है प्लूटोनियम 4, और सारे फिजन प्रोडक्ट, जिसके अंदर क्या थे, अमेरिशियम था, नेपच्यूनियम था और बहुत सारे फिजन प्रोडक्ट थे। तो ये हमें एक मिक्सचर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर के अंदर ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट डालेंगे केरोसिन में। ये क्या है, ऑर्गेनिक सोलवेंट है। और ऑर्गेनिक सोलवेंट में जो आपका यूरेनाइल आयन है और प्लूटोनियम 4 है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। यानी कि 2 लेयर हैं, एक में एक जो नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया था एक्वस है, एक लेयर उसके अंदर बच जाएगी। दूसरी लेयर क्या है, ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट के अंदर लेयर है। ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट के अंदर क्या आएंगे, आपके यूरेनाइल आयन और प्लूटोनियम आयन। जो एक्वस लेयर है उसके अंदर क्या बच जाएंगे, नेपच्यूनियम और अमेरिशियम और बाकी के फिजन प्रोडक्ट। तो इनको हम फिर बाद में फर्दर ट्रीट कर लेंगे। ये हमारा नेपच्यूनियम और अमेरिशियम यहाँ से अलग हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें करना है यूरेनियम और प्लूटोनियम को अलग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे आयरन सल्फामेट से। ये क्या है, आयरन सल्फामेट। वो क्या करता है, प्लूटोनियम 4 को प्लूटोनियम 3 में कन्वर्ट कर देता है। और जो प्लूटोनियम 3 है, इसकी टेंडेंसी है वाटर में सोल्यूबल होने की। तो जो ये आपका हमने मिक्सचर था ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट के अंदर, उसको आयरन सल्फामेट से ट्रीट करा के प्लूटोनियम 4 3 में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके ऊपर से वाटर डाल देंगे तो 2 लेयर बन जाएंगे। अगेन एक एक्वस लेयर, एक ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट की लेयर। एक्वस लेयर के अंदर आपका प्लूटोनियम 3 आ जाएगा, यानी कि ये सेपरेट आउट हो जाएगा। और जो यूरेनाइल आयन है वो नीचे ऑर्गेनिक लेयर में ही बचे रहेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हम यूरेनाइल आयन को मैंने बताया था नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाता है, यूरेनाइल नाइट्रेट एक्वस। अब इसको इवेपराइज करेंगे, यानी कि हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, हेक्साहाइड्रेट। हेक्साहाइड्रेट क्यों बना है, मैंने बताया था डाइल्यूट 0.2 मोलर HNO3 क्या है, डाइल्यूट HNO3 है। डाइल्यूट HNO3 को यूज़ करेंगे तो 6 वाटर ऑफ हाइड्रेशन आते हैं। तो यूरेनाइल नाइट्रेट और 6 वाटर ऑफ हाइड्रेशन। इसको फिर हम हीट करेंगे 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका ट्राईऑक्साइड बन जाएगा। ट्राईऑक्साइड का रिडक्शन करा देंगे 700 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका डाइऑक्साइड, यानी कि जो यूरेनियम जो आपने फ्यूल लिया था उसको आपने रिसाइकल कर लिया है दोबारा से। अब हम करते हैं प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम का आपने क्या किया है, 3 में कन्वर्ट हो गया है, एक्वस लेयर में सेपरेट आउट हो गया है। फिर इसको दोबारा से ऑक्सीडाइज कर लेंगे नाइट्रस एसिड से, ये प्लूटोनियम 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको ऑक्जेलिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो ये प्लूटोनियम ऑक्सलेट बना लेगा। फिर इसको हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको प्लूटोनियम का ऑक्साइड मिल जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे नेपच्यूनियम अमेरिशियम अलग हो गए, यहाँ पे आपको जो यूरेनियम है उसको आपने सेपरेट आउट कर लिया, रिसाइकल कर लिया, और प्लूटोनियम ऑक्साइड को भी सेपरेट आउट कर लिया। ये है आपका प्यूरेक्स मेथड। अब हम करेंगे सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड सीरीज। हमें पता है लैंथेनाइड में हमने क्या किया था, 4F सेल की फिलिंग हुई थी, एक्टिनाइड में 5F सेल की फिलिंग हुई थी। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। देखो दोनों के दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे। लैंथेनाइड तो प्रीडोमिनेंटली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे,
और एक्टिनाइड भी +3 शो कर रहे थे, कुछ में +3 स्टेबल थी, कुछ में नहीं थी, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन हो गया। दोनों ही सीरीज़ में F सब शेल की फिलिंग हो रही है, ऑब्वियसली उसमें 4F की हो रही है लेंथेनाइड में और एक्टिनाइड में 5F की। फिर हमने कहा था कि एक्टिनाइड और लेंथेनाइड का जब हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा डिस्कस किया था तो उनमें कहा था कि FF ट्रांजिशंस होते हैं। क्या होते हैं? FF ट्रांजिशंस, और उनके बैंड क्या होते हैं? शार्प होते हैं। तो दोनों के दोनों जो है एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड क्या है? FF ट्रांजिशन शो करते हैं, और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और शार्प लाइन बैंड शो करते हैं। दोनों के दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, डिस्कस किया था। क्या आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। दोनों में ही लेंथेनाइड जो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, एक्टिनाइड्स क्या है? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। उसका रीज़न क्या है? पुअर शील्डिंग, कि 5F और जो 4F सब शेल्स इलेक्ट्रॉन है वो पुअर शील्डिंग शो करते हैं, इसलिए वो है उनमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। उसके बाद क्या है? जो नाइट्रेट, परक्लोरेट और सल्फेट हैं वो सोल्यूबल हैं वाटर में दोनों के, और जो हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और कार्बोनेट है दोनों के एलिमेंट्स के वो क्या है? इनसोल्यूबल हैं। ये 5-6 प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है। ये वाला क्या है? आयन एक्सचेंज वाला एक्टिनाइड के केस में डिस्कस नहीं किया था, पर ये क्या है? ये भी आयन एक्सचेंज बिहेवियर शो करते हैं, जैसे वो रेजिन वाला एग्जांपल था लेंथेनाइड के केस में, उन्होंने आयन एक्सचेंज उस मेथड पे हमने सेपरेट भी किया था। अब ये सब थे उनकी सिमिलरिटीज़। अब हम करेंगे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे प्रीडोमिनेंटली। फ्यू थे, कुछ फ्यू एलिमेंट्स थे जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, लेकिन जो एक्टिनाइड्स हैं वो क्या हैं? +2, +3, +4, +5, +6, ये सब 7 ऑक्सीडेशन तक शो करते थे। तो ये वेरिएशन हो गया, यानी कि एक्टिनाइड ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू लेंथेनाइड्स। उसके बाद है केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स। मैंने कहा था लेंथेनाइड के केस में कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, इसलिए उनको सेपरेट करने में डिफ़िकल्टी आती है। उसका रीज़न क्या था? कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? 4F सब शेल में ही ऐड होते जा रहे थे, और जो एनर्जी गैप था 4F और 5D में वो बहुत ज़्यादा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन 4F से 5D में प्रमोट नहीं हो सकते थे, इसलिए उनकी केमिस्ट्री सिमिलर थी। हमने एक्टिनाइड के केस में भी किया कि उनका सेपरेशन डिफिकल्ट है, पर उसका रीज़न ये था कि भाई वो रेडियो एक्टिव है नेचर में, इसलिए नहीं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। प्रॉपर्टीज़ हर एलिमेंट की कुछ वेरिएंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसका रीज़न क्या है? कि उनके बीच में जो 5F और 6D सब शेल है उसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम है। तो जो सक्सेसिव एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिफरेंसेस हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? 4F की ज़्यादा होगी, 5F की कम होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी अब काम करता है कि 4F का कम है, 5F का ज़्यादा है, तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है 4F वाला। शील्डिंग इफेक्ट 4F इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है, 5F का कम है। इन द सेम वे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है तो वो न्यूक्लियस के पास है, उसका शील्डिंग ज़्यादा है 4F का, 5F का कम है। अब शील्डिंग, तो अब 4F की शील्डिंग पावर ज़्यादा है, तो हमने देखा था जो आयनिक रेडियाई में जो हर सक्सेसिव एलिमेंट में जो डिक्रीज था वो क्या था? कम था, और एक्टिनाइड के केस में वो क्या था? कंपैरेटिवली ज़्यादा था। अब है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये हमें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि लेंथेनाइड की कैपेसिटी कम होती है, एक्टिनाइड की कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी है ज़्यादा, और ये पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स के साथ जो एक्टिनाइड्स हैं वो पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स के साथ भी कॉम्प्लेक्सेशन शो करते हैं, जैसे कि आपका क्या था? एल्काइल फोस्फिन्स और थायोईथर्स। अब है बेसिक कैरेक्टर। दोनों के दोनों बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन जो लेंथेनाइड्स हैं वो कम बेसिक होते हैं कंपैरिजन करो तो एक्टिनाइड के कंपैरिजन में। जो लेंथेनाइड के कंपाउंड है वो कम बेसिक है एज़ कम्पेयर टू एक्टिनाइड्स। उसके बाद है टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सो एनाइड्स। इनके लेंथेनाइड्स के ऑक्सो एनाइड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती, एक्टिनाइड की होती है। और हमने डिस्कस भी किया था जब भी बात कर रहे थे सोल्यूशन की, तो हम लेंथेनाइड के केस में कह रहे थे M3 पॉजिटिव मेटल या M4 पॉजिटिव मेटल या M2 पॉजिटिव मेटल, ऐसा नहीं कह रहे थे। लेकिन जब हम एक्टिनाइड डिस्कस कर रहे थे हमने यूरेनाइल आयन को डिस्कस किया, यानी कि ऐसे ये वाली स्पीशीज़ इनके बारे में हमने बात की थी कि MO2 पॉजिटिव या MO सिंगल पॉजिटिव, ये क्या है? ऑक्सो आयन्स है। तो एक्टिनाइड्स ऑक्सो आयन शो करते हैं, लेंथेनाइड्स नहीं शो करते। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, सिर्फ प्रोमीथियम था जो रेडियो एक्टिव था, और सिर्फ प्रोमीथियम का कैरेक्टराइजेशन नहीं था, जहाँ जहाँ प्रोमीथियम की थी वहाँ पे हमने डॉट छोड़े थे प्रॉपर्टीज़ में। ये तो ज़्यादातर एक्टिनाइड्स क्या है? रेडियो एक्टिव ही नेचर में।
कलर्स बेटा मेरे हिसाब से तो सभी कलर शो करते हैं, लैंथेनाइड के भी आपने याद किया होगा कि ये कलर शो करते हैं, एक्टिनाइड भी। तो आप इस पॉइंट को ज़रूरी नहीं कंक्लूड कर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। उसके बाद क्या है, पैरामैग्नेटिक, दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक है नेचर में, लेकिन लैंथेनाइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन्ड हैं, ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो एक्टिनाइड्स की प्रॉपर्टी हैं वो हम ज़्यादा आसानी से कंक्लूड नहीं कर सकते। थैंक यू।